थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इसका मतलब क्या होता है, एक सीरियस कंडीशन होती है जहाँ पर दिल के एवी कंडक्शन सिस्टम, दिल का एवी कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एट्रिया से वेंट्रिकल तक लेके आ रहा होता है, ब्लॉक हो जाता है। इसमें पी वेव्स और क्यू वेव का कोई यानी कि कोई ताल्लुक नहीं। पी वेव एट्रिया से बनती है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन से, जबकि क्यू आर एस जो बनता है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन से बनता है। तो इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब दिल के एट्रिया और दिल की वेंट्रिकल्स अपनी अपनी रफ्तार से धड़कते हैं, लेकिन इनमें कोऑर्डिनेटेड नहीं होती, यानी कि अपनी अपनी रफ्तार से धड़केंगे अलग अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कोऑर्डिनेटेड नहीं है, पी वेव भी है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी, लेकिन आपस में ये इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं लग रहा। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, यानी कि इलाज है, वो किस तरीके से कर सकते हैं। एसिम्टोमेटिक पेशेंट, यानी कि वो पेशेंट जिनमें इस मर्ज़ का कोई सिम्टम्स नहीं है, उनके लिए हम क्या लगाएंगे, पेस मेकर प्लेसमेंट, वो पेस मेकर जो कि परमानेंट हो। नेक्स्ट है सिम्टोमेटिक पेशेंट, वो पेशेंट जिनमें सिम्टम्स हैं इस मर्ज़ के, तो उसको भी हम क्या लगाएंगे, पेस मेकर, यानी कि दोनों में पेस मेकर लगेगा जो कि परमानेंट होगा। अब पेस मेकर दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी पेस मेकर में हमारे पास क्या होता है, टेम्परेरी पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कुछ टाइम के लिए दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ तब होता है जब इमरजेंसी सिचुएशन में दिल का रेट या फिर रिदम को कंट्रोल करना हो, टेम्परेरी हार्ट ब्लॉक हो या फिर ब्रेडिकार्डिया हो, जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन या फिर ट्रीटमेंट यानी कि मेडिकेशन या सर्जरी के बाद ठीक हो सकता है। ठीक है, परमानेंट पेसमेकर लगाने से पहले एक टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए हो तब लगाते हैं, या फिर इसकी खसूसियात क्या क्या होती हैं टेम्परेरी पेसमेकर की, यानी कि कुछ दिनों या फिर हफ्तों के लिए होता है इसकी ड्यूरेशन। इंसर्शन, यानी कि इसकी लीड्स को हम वेन्स के थ्रू दिल में इंसर्ट किया जाता है और एक्सटर्नल पल्स जनरेटर से कनेक्ट होती है। एक्सटर्नल जो होती है बाहर की चीज़, वो पल्स जनरेटर से कनेक्ट होगी। मॉनिटरिंग, यानी कि कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। एग्जाम्पल्स, यानी कि पोस्ट हार्ट सर्जरी, यानी कि हार्ट सर्जरी के बाद लगाते हैं, या फिर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद। ड्रग टॉक्सिसिटी से इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अब परमानेंट पेस मेकर क्या होता है, परमानेंट पेस मेकर जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लॉन्ग टर्म या फिर लाइफ टाइम के लिए दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए इम्प्लांट किया जाता है। इसका यूज़ तब होता है जब क्रोनिक हार्ट ब्लॉक या फिर ब्रेडिकार्डिया हो जो परमानेंट हो, सिवियर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम डिफेक्ट हो जाए, जो दिल को क्या कर रहा हो, असर कर रहा हो, तो हम क्या लगाएंगे, परमानेंट पेस मेकर। ठीक है, सिवियर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम डिफेक्ट हो, जो दिल को असरअंदाज कर रहा हो, यानी कि उस पर असर कर रहा हो, दिल के कंडक्शन सिस्टम बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाए, ख़राब हो जाए। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, डिजीनेस, साइनोकोप परसिस्टेंट हो और दिल की अपनी कंडक्शन सिस्टम ठीक ना हो रही हो। इसकी खूबियत क्या होंगी, यानी कि लॉन्ग टर्म 5 से तकरीबन 15 साल डिपेंडिंग ऑन बैटरी लाइफ इतना होता है। ठीक है, अब इसकी इंसर्शन किस तरीके से करते हैं, इसको माइनर सर्जरी में पल्स जनरेटर चेस्ट में इम्प्लांट होता है और लीड्स दिल के मसल्स में प्लेस होती हैं। ठीक है, अब इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, रेगुलर फॉलोअप्स और पीरियोडिक चेक्स होना ज़रूरी होता है इसमें। एग्जांपल्स, यानी कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में परमानेंट पेस मेकर लगाते हैं, या फिर सिक्स साइनस सिंड्रोम या फिर सम केसेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या लगाते हैं, दिस इज़ परमानेंट पेस मेकर। नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर में हमारे पास लिखा हुआ है कैनन एव। कैनन एव का मतलब क्या होता है, कैनन एव का मतलब होता है कि जब एट्रिया यानी कि दिल के ऊपर के हिस्से एट्रिया या फिर वेंट्रिकल्स दिल के नीचे के हिस्से की बीट्स क्या हो, सिंक्रोनाइज नहीं होती, तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल उस वक्त क्लोज होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल क्लोज है, तो क्या होता है, तो ब्लड का प्रेशर जो होता है इंक्रीज जाता है एट्रिया में। ये प्रेशर जुगुलर वेन यानी कि गर्दन की जो वेन्स होती है हमें दिखाई देने लगता है, और ये वेव्स कैनन एव कहलाती हैं। यूजुअली तब होता है जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रॉपर कंडक्शन सिस्टम नहीं होता, जैसे कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है। इस वजह से जुगुलर वेन में विजिबली स्ट्रॉन्ग पल्सेशन या फिर वेव दिखाई देती हैं। अब जो कैनन एव्स होती है उसका मतलब ये होता है कि गर्दन में जुगुलर वेन होती है, नस, गर्दन में जुगुलर वेन या फिर गर्दन यानी कि जुगुलर नस बोल सकते हैं, वो ऊपर उठते हुए दिखाई देती है, जैसे मैंने पिक्चर में देखा। ये इसलिए होता है क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बीच सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन वो नहीं होता, और एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड का प्रेशर जुगुलर वेन में बढ़ जाता है, जो विजिबली वेन्स के उठने की शक्ल में दिखाई देने लगता है हमें।
हम इसकी वजूहत क्या क्या है? मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन कॉसेस मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है? जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। ये तब होता है जब दिल को खून पहुंचाने वाली आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। जिससे दिल का हिस्सा क्या होता है? दिल का हिस्सा डैमेज हो जाता है, फिर मर जाता है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है हार्ट ब्लॉक पे? यानी कि दिल के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाने की वजह से इलेक्ट्रिकल पाथवे भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो एबी कंडक्शन सिस्टम में ब्लॉक कॉज कर सकती है। कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है, कार्डियोमायोपैथी एक डिसीज़ है जहाँ पर दिल के मसल्स इनलार्ज, दिल के मसल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, या फिर रिजिड यानी कि सख्त हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हार्ट ब्लॉक पे? यानी कि दिल के मसल्स के स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम को असर कर सकती है ये, इससे हार्ट ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट इज सीवर हाइपरक्लेमिया। सीवर हाइपरक्लेमिया का मतलब ये यानी कि हाइपरक्लेमिया एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा हार्ट ब्लॉक पे? यानी कि हाई पोटेशियम लेवल दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, जो सीवर एरिथमियाज और हार्ट ब्लॉक का सबब बन सकती है। नेक्स्ट इज कॉन्जेनिटल इन इन्फेंट्स ऑफ मदर हैविंग SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथमाटोसिस। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? यानी कि SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस यानी कि SLE एक ऐसी ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है जहाँ पर बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है? बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज़ पर अटैक करता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा हार्ट ब्लॉक पे? यानी कि SLE वाली मदर्स के बच्चे को कॉन्जेनिटल हार्ट ब्लॉक हो सकता है, यानी कि पैदाइशी तौर पर हार्ट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। नेक्स्ट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या? एक्यूट इन्फ्लेमेशन जैसे कि एओर्टिक रूट जो है रूट, वो एब्सिकीज इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में रैपिड ऑनसेट इन्फ्लेमेशन होती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन और एब्सिकीज हो सकती है, जो दिल के नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम पाथवे को डिस्टर्ब करती है। छठा हमारे पास है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ जैसे कि सार्कोइडोसिस हो गया और चागास डिसीज़ हो गया, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन कॉज कर सकती है। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को क्या कर देगी? डैमेज कर देगी, जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का सबब बन सकती है। क्लिनिकल फीचर क्या है? साइनोकोप या फिर डिजीनेस। साइनोकोप का मतलब होता है हमारे पास फेंटिंग, बेहोश होना, ठीक है। और डिजीनेस इसलिए होती है क्योंकि दिल खून को इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा होता, जिससे ब्रेन को खून का फ्लू कम हो रहा होता है। इम्पैक्ट क्या है कि दिल की कॉन्ट्रैक्शंस के बगैर कोऑर्डिनेटेड से कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है और सिम्टम जैसे कि फेंटिंग और डिजीनेस होती है। नेक्स्ट इज़ एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या होता है? यानी कि एक्यूट हार्ट फेलियर तब होती है जब दिल अचानक से इतना खून पंप नहीं कर पाता जो कि बॉडी के नीड्स पूरी हो जाए। तो क्या होता है? दिल की रिदम्स और कॉन्टिन्यूटी ठीक से नहीं काम करी होती, और इसकी वजह से क्या होता है? फ्लूइड बिल्डअप और सीवर फटीग, थकन हो जाती है। कैनन ए वेव्स यानी कि वही हमें गर्दन पे दिखाई देंगी वेव्स उठती हुई, ठीक है। अब स्ट्रोक्स एडम अटैक यानी कि सडन एपिसोड्स ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, जो टेम्परेरी ब्लड फ्लो की कमी की वजह से ब्रेन को होती है। इम्पैक्ट दी अटैक्स वेंट्रिकुलर सिस्टली यानी कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन का रुक जाना की वजह से होती है, जिससे सेरिब्रल परफ्यूजन में सडन ड्रॉप हो जाता है। अब ये क्या दिखा रही है? ये ECG का ये हिस्सा क्या दिखा रहा है हमें? 3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको समझने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स को समझना चाहिए। पहला क्या है? नो रिलेशनशिप बिटवीन P वेव्स एंड QRS कॉम्प्लेक्स। P वेव का अपना रेगुलर इंटरवल है, दिस इज़ P वेव, रेगुलर अपना इंटरवल है, P वेव रेगुलर अपना इंटरवल है। ये एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को P वेव रिप्रेजेंट करता है। हमें QRS कॉम्प्लेक्स भी दिखनी है, QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये भी क्या है? QRS कॉम्प्लेक्स का अपना रेगुलर इंटरवल है। देखिए रेगुलर इंटरवल दोनों बराबर नहीं, बराबर है, ठीक है। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। PFs और QRS कॉम्प्लेक्स का इंटरवल रैंडम होता है, यानी कि कोई फिक्स्ड PR इंटरवल नहीं होता। यहाँ पर देखें तो हमें P वेव यहाँ दिख रही है इधर, जबकि हमें यहाँ दिख रही है, इतना फासला है, यानी कि कोई फिक्स्ड PR इंटरवल नहीं होता यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसमें इंडिपेंडेंट एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रेट्स होते हैं, यानी कि एट्रियल रेट्स यानी कि P वेव जो होती है वो वेंट्रिकुलर रेट QRS कॉम्प्लेक्स से अलग होती है। अब P वेव्स फ्रीक्वेंटली अपेयर करती है जबकि QRS कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली स्लो इंटरवल पर आता है, ठीक है। P वेव अचानक से आ रही है, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है रिलेटिवली स्लो।
अब पी वेव क्या, इसमें डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, पी वेव यानी कि डायग्राम में हमें दिख रहा है कि स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन नज़र आएंगी, जो कि क्या दिखा रही है हमें, स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ये वाली डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। ये क्या दिखा रही है, ये वेव्स एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें। QRS कॉम्प्लेक्सेस यानी कि डायग्राम में हमें जो शार्प स्पाइक नज़र आ रहे हैं जो QRS कॉम्प्लेक्स हैं, ये वेंट्रिकल्स की क्या दिखा रहे हैं, ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें। अब पहले हमने किस तरीके से एनालाइज कर सकते, पहले हम पी वेव ढूंढेंगे। डायग्राम में रेगुलर इंटरवल पर आपको छोटी छोटी अपवर्ड डिफ्लेक्शन नज़र आ रही होंगी, जो कि क्या बता रही हैं, पी वेव्स। इनका पैटर्न देखें, ये इवनली स्पेस्ड है, ठीक है, पूरी यानी कि सही से है पी वेव, यहाँ बेस है, यहाँ बेस है, यहाँ बेस, ठीक है। अब आइडेंटिफाई QRS कॉम्प्लेक्स। अब डायग्राम में लार्ज स्पाइक्स QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका पैटर्न भी देखें, ये भी इवनली स्पेस्ड है लेकिन पी वेव से अलग इंटरवल पर है, ठीक है। देखें कि कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं है दोनों के बीच में, पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के दरमियान, यानी कि ये की इंडिकेटर है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक का, कि दोनों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब ये जो पैटर्न है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक का, हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं, ECG में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या बता रहे हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है। अब ECG पर ये ब्लॉक्स हर लीड में दिखाई दे सकती हैं, लेकिन कॉमनली जो स्टैंडर्ड लिम्स जैसे कि लीड 1, लीड 2, लीड 3 और चेस्ट लीड्स, यानी कि बेसिकली हर लीड में दिखाई दे देगा हमें, लेकिन हमने क्या देखना है, लीड 1, लीड 2, लीड 3 में और चेस्ट लीड यानी कि V1 से V6 तक में दिख सकती हैं। लीड 1 यानी कि लीड 2 वगैरह ये इसलिए प्रेफर की जाती हैं क्योंकि इनमें पी वेव्स क्लियरली दिखाई, लीड 2 में क्या होती है, लीड 2 में पी वेव हमें क्लियरली दिखाई देती है। ये लीड्स हार्ट नेचुरल एक्सिस के साथ अलाइन होती है, इस वजह से। लीड V1 में क्यों लगाते हैं, V1 में क्या होता है, लीड V1 में वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी अच्छी तरह से दिखाई देती है V1 में, ठीक है, इस वजह से हम यहाँ देख सकते हैं। इस वजह से हम QRS कॉम्प्लेक्स की मॉर्फोलॉजी क्लियरली यहाँ देख सकते हैं। अब लीड 2, लीड 3 एंड लीड 1, लीड 3 और AVF वगैरह, इन लीड्स में पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के बीच का एसिंक्रोनाइजेशन देखा जा सकता है। अब सिक्स साइनस सिंड्रोम का, सिक्स साइनस सिंड्रोम जिसे हम साइनो आर्टरियल डिसीज़ भी कहते हैं, जो दिल की बीमारी है, जिसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दिल की ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें साइनस नोड, ऐसे नोड जो कि क्या कर रहे हैं, ऐसे नोड, तो ऐसे नोड जो कि क्या कर रहे हैं, इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, वो सही से काम नहीं करते, ज़्यादातर क्या होता है, बूढ़े अफराद को मुतासिर करता है। अब इसकी वजूहत क्या क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहत हमारे पास होती हैं फिब्रोसिस, यानी कि साइनस नोड का टिश्यू क्या हो गया, मोटा हो गया, फिर सख्त हो गया। अब उम्र भर में तब्दीलियाँ आती हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिल की मुतासिर हो सकती है। नेक्स्ट इस स्कीम है, यानी कि साइनस नोड तक खून क्या पहुंच रहा है, कम पहुंच रहा है, जो कि अक्सर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से होता है। इसकी आम निशानियाँ क्या क्या है, साइनस ब्रैडिकार्डिया यानी कि दिल की रफ्तार घटती हुई नज़र आती है। ऐसे ब्लॉक्स यानी कि साइनस अरेस्ट, साइनस नोड इम्पल्स को इनिशिएट नहीं कर पा रहा होता, यानी कि जनरेट नहीं कर पा रहा होता, जिससे दिल की धड़कन का वक्फा भी हो सकता है, ठीक है। अब पैरोजाइमल बेसिकली इसमें क्या लिखा है, हमारे पास एट्रियल ट्रैकिकार्डी, यानी कि एट्रिया से हमारे पास क्या है, एट्रिया से शुरू होने वाली यानी कि जो वेव्स होती हैं बेकवायद, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बेकवायद होता है, और तेज़ दिल की धड़कन भी वजह बन सकती है इसकी। AV ब्लॉक्स यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक जाने वाली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में डिले या मुकम्मल रुकावट हो सकती है। अब इसकी अलामात क्या क्या हैं, अलामाती निशानियाँ क्या क्या हमारे पास हैं, पाल्पिटेशन यानी कि तेज़ी से चलती, फ्लटर करती या फिर धमकती हुई दिल की धड़कन महसूस होना, साइनों को बेहोश होना या फिर अचानक होश खो देना, फटीग को चक्कर आना यानी कि थकावट और घूमने का एहसास होना अजीब सा। अब इसकी तशखीस हम किस तरीके से कर सकते हैं, ECG में कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, यानी कि दिल की ये क्या करता है, दिल की हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाता है। अब दूसरा हम किस तरीके से कर सकते हैं, हॉल्टर मॉनिटर यानी कि एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जो कि 24 से 48 घंटों तक लगातार ECG रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इवेंट मॉनिटर यानी कि ज़्यादा अर्से तक सिम्टम्स के दौरान दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, उससे भी हम कर सकते हैं इलाज, पता लगा सकते हैं कि क्या है, ठीक है। अब इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है, परमानेंट पेसमेकर यानी कि एक अलामाती पेशेंट को के लिए जो दिल के मुनासिब रफ्तार को बरकरार रखता है, पेसमेकर लगाएंगे। एट्रियल प्लेसिंग यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान एपिसोड को रोकता है। एट्रियल प्लेसिंग एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में प्रोजेनेसिस को मुतासिर नहीं करता। मैनेजमेंट यानी कि लाइफ स्टाइल तब्दीली जैसे कि कैफ़ीन और अल्कोहल वगैरह जो से परहेज़, जो सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकती हैं उनसे परहेज़ करें। दवाइयाँ भी लिखी जा सकती हैं जो कि दिल की रफ्तार को कंट्रोल करती हैं और इत्मीनान को रोकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहाँ देख सकते हैं, इसको हम ECG में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर हर लीड में देख सकते हैं वैसे तो, लेकिन जो ख़ास तौर पर हम लीड 2, लीड V1 और लीड V5 में, लीड 2
V2, V1 एंड V5 में देख सकते हैं आप बेहतर तरीके से। इन लीड्स में ज़्यादातर डिटेल में हमें साइनस नोड और एट्रियल एक्टिविटी को कैप्चर करती हैं, जो सिक साइनस सिंड्रोम डायग्नोसिस में मददगार होती है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया एक ऐसी हालत होती है जो कि हम कहते हैं जहाँ पर दिल की धड़कन जो होती है 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है। इसे साइनस इसलिए कहते हैं क्योंकि हर पीरियड के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा होता है जो कि नॉर्मल साइनस रिदम को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वजूहत क्या कह सकती है? एंजाइटी या फिर बुखार, जज्बाती कशमकश या फिर जज्बाती कैफियत हो गई, फिर बुखार से दिल की रफ्तार तेज़ी से बढ़ सकती है। एनीमिया या फिर दिल की नाकामी यानी कि हार्ट फेलियर, खून की कमी हो रही या फिर दिल की कमज़ोरी से भी साइनस टैकीकार्डिया हो सकता है। ट्राइकोसोटिसिस और थायरोटॉक्सिकोसिस या फिर हमारे पास क्रोमाइकोटा, ठीक है, क्रोमाइटोमा, इसमें क्या थायराइड हार्मोन का ज़्यादा हो गया या फिर एड्रेनलिन प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर भी इस हालत को ट्रिगर कर सकता है। कुछ दवाएं जैसे कि बीटा एगोनिस्ट साइनस टैकीकार्डिया को बढ़ा सकती हैं। इसकी आम निशानियां क्या होंगी? तेज़ी से दिल धड़कने लगेगा, ठीक है, चक्कर आना, फिर हल्की सी बेहोशी होना शुरू हो जाएगी, बुखार या फिर जज्बाती हमें कैफियत हो रही है तो भी मतलब महसूस होगा हमारा दिल ज़ोर धड़क रहा है, ठीक है। इसका असल वजह किस तरीके से इलाज कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से हो सकता है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल तब्दीली यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, टेक्निक्स और रेगुलर एक्सरसाइज से दिल की सेहत बेहतर हो सकती है। अब इन दवाओं से जो दिल की रफ्तार को नॉर्मल रेंज में रखती हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रियल टैकी अरिथमियास। अब एट्रियल टैकी अरिथमियास में क्या होगा? एट्रियल फ्लटर इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल लार्ज री एंट्री सर्किट, यानी कि एक बड़ा री एंट्री सर्किट होता है जो ट्राइकस्पिड एनालिस के इर्द गिर्द होता है। हमें पता है हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल्स एंड राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, तो इनके दरमियान जब वाल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड जो वो होगा ना, जहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड एनालिस, ठीक है, उसके इर्द गिर्द होता है। यानी कि ये एक बड़ा री एंट्री सर्किट होता है जहाँ पर जो किसके इर्द गिर्द होता है, जो ट्राइकस्पिड एनालिस के इर्द गिर्द होता है। एट्रियल रेट इसमें तकरीबन 320 पर मिनट्स होता है, यानी कि 300 बार धड़कता है 1 मिनट में। अब ठीक है, इसे तब करना चाहिए कि जब नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया क्या हो, 150 बीट्स पर मिनट हो, ठीक है, टैकीकार्डिया 150 बीट्स पर मिनट हो। ये 2:1, 3:1, 4:1 एवी ब्लॉक के साथ होता है। ये आमतौर पर एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन पाल्पिटेशन, साइनोकोप और लाइट हाइड्रेटनेस के साथ हो सकता है। इसका डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं? कैरेटेड साइनस प्रेशर एवी ब्लॉक को बढ़ाता है और फ्लटर वेव्स को जाहिर करता है। इंट्रावीनस एडिनोसिन एवी ब्लॉक को बढ़ाती हैं और फ्लटर वेव्स को जाहिर करती हैं। अब इसी से हम देख सकते हैं रेगुलर रिदम्स एट्रियल फिब्रिलेशन से फ़र्क है जो इरेगुलर इरिदम होती है। सो हमें क्या दिख रहे हैं? हमें टूथ फ्लटर दिख रहे हैं। दिस इज़ क्या दिख रहा है? टूथ फ्लटर दिख रहे हैं, जो हमें कौन कौन सी लीड में बेस्ट देख सकते हैं? लीड 2, लीड 3 एंड लीड AVF में बेस्ट तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, अब एट्रियल जो फ्लटर्स हैं इनको हम दोबारा से देख लेते हैं। ट्राइकस्पिड एनालिस ने जो कहा, इसका मतलब क्या होता है? राइट वेंट्रिकल के दरमियान और राइट एट्रियल के दरमियान बाकी एक हल्का या फिर सर्किट होता है जहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब 2:1, 3:1, 4:1 इसका मतलब क्या होता है? 2:1 का मतलब होता है हमारे पास कि 2 एट्रियल बीट्स के बाद एक वेंट्रिकुलर बीट होती है। 2 एट्रियल बीट्स के बाद एक वेंट्रिकुलर बीट होगी, फॉर एग्जाम्पल, तो हम बोलेंगे 2:1। अगर 3 एट्रियल बीट्स के बाद एक वेंट्रिकुलर है तो हम बोलेंगे 3:1। इस तरीके से अगर 4 उसके बाद एक है वेंट्रिकल तो हम बोलेंगे 4:1। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड वेंट्रिकल से फोर्सफुली पंप हो रहा है, इसका मतलब ये है, ये रेशो सिर्फ ये दिखा रहा है कि एट्रिया यानी कि दिल के ऊपर के हिस्से कितनी मरतबा धड़क रहे हैं और फिर वेंट्रिकल दिल के नीचे के हिस्से कितनी मरतबा धड़क रहे हैं, बस ये बता रहा है, ठीक है। अब ये भी नहीं कह सकते कि हम S3 साउंड प्रोड्यूस होगा। S3 जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, S3 हार्ट साउंड दिल के बढ़ने के दौरान वेंट्रिकल्स में ब्लड की फास्ट फ्लो की वजह से होता है। ये साउंड अक्सर हार्ट फेलियर या फिर दिल की ज़्यादा बढ़ने के केस में होता है। 2:1, 3:1 AV ब्लॉक का मतलब होता है ये सिर्फ हार्ट रिदम के पैटर्न है जो एट्रियल फ्लटर के साथ होते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि एट्रिया कितनी बार धड़क रहा है और फिर वेंट्रिकल्स कितनी मरतबा धड़क रहे हैं।
तो 2:1 3:1 ए ब्लॉक होना ज़रूरी नहीं कि ऐसे साउंड प्रोड्यूस करे हो। ऐसे साउंड दिल की फीलिंग के दौरान होता है, जबकि 2:1 और 3:1 ए ब्लॉक हार्ट रिदम के पैटर्न को ज़ाहिर करते हैं।